नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। हम बात कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन की, संकरण की। तो संकरण में हमने पिछली क्लासेज में संकरण के प्रकार देखे थे, अलग अलग कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आज भी हमें संकरण के प्रकार देखने हैं, लेकिन आज ये संकरण के लिए लास्ट क्लास है। अगर आपको अब तक समझ में आ गया होगा तो आपका संकरण का जो टॉपिक है आप समझ लीजिए आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जो आपके तीनों ईयर में काम आने वाला है। क्लियर है? तो आज हम बात करेंगे इसके दो संकरण और की। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं D2sp3 या sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? या तो इसको हम बोलेंगे D2sp3 संकरण या हम बोलेंगे sp3D2 संकरण। टोटल कितने ऑर्बिटल है यहाँ पे? 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6। ठीक है, अच्छा आपको ये तो पता होगा यहाँ मैंने D पहले लिखा है, यहाँ मैंने D बाद लिखा है। इसका कारण मैं आपको पहले ही पिछली क्लास में बता चुका हूं। अगर पहले D कक्षक लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि अंदर वाले D कक्षक काम में आ रहे हैं, और अगर बाद में D कक्षक लिखा हुआ है, D लिखा हुआ है, तो बाद वाले D कक्षक काम में आ रहे हैं, यानी कि बाहर वाले D कक्षकों को हम काम में ले रहे हैं। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं D2sp3 या sp3D2 संकरण की, हाइब्रिडाइजेशन की। देखो D कक्षक चाहे ये वाला है चाहे ये वाला है, D कक्षक कौन से काम में आएंगे हमारे पास, मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। हमारे पास जो D कक्षक काम में आएगा, एक तो आएगा dx²y², यानी कि जो ऑर्बिटल अक्षों के ऊपर है वो काम में आएगा, एक तो वो। ठीक है, एक हमारे पास काम में आएगा कौन सा? dz²। ठीक है, क्या आएगा? dz², जो z अक्ष पे है। उसके अलावा हमारे पास काम में आएगा एक s कक्षक। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास काम में आएंगे 3 p कक्षक। कितनी मजेदार बात हो रही है ना हमारे पास। तो हमारे पास काम में आएंगे 3 p कक्षक। एक तो ये, ठीक है, चलो इसको ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ऐसे ही लिख लो। एक ये, ठीक है, और एक ये। ठीक है, p वाले 3 कक्षक होते हैं ना, px, py, pz, तो वो तीनों कक्षक। तो ये कितने ऑर्बिटल हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 6 ऑर्बिटल हमारे पास हो गए। तो 6 ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। आपस में क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे, और एक आपस में मिक्स होकर 6 नए ऑर्बिटल बनाएंगे। आपस में मिक्स होकर 6 नए ऑर्बिटल बनाएंगे। वो 6 ऑर्बिटल किस तरीके से व्यवस्थित होंगे? वो 6 ऑर्बिटल अष्टफलकीय तरीके से व्यवस्थित होंगे। किस तरीके से? अष्टफलकीय तरीके से, जैसे इस तरीके से। ठीक है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये 6 ऑर्बिटल इस तरीके से व्यवस्थित होंगे। देखो जो अष्टफलकीय आकृति होती है, अष्टफलकीय स्ट्रक्चर होती है, वो कैसी होती है? उसमें 8 फलक होते हैं। वैसे तो देखो दिखाने को तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसे दिखाने की जगह हमारे पास अगर हम ऐसे दिखाना चाहें, देखो अष्टफलकीय आकृति कैसे होती है? ये इस तरीके से होती है, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये मैंने 2 अक्ष बना लिए, 2 क्या 3 बना लीजिए आप। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या है, एक पतंग जैसी आकृति बना दी। ठीक है, अब देखो यहां मैं क्या कर रहा हूं, आप जरा मेरे को चेक करते रहिएगा और बनाना सीखना। अब देखो हमारे पास ये 2 लाइन है, मान लीजिए ये x अक्ष है, ये y है और ये z है। अब हमें z अक्ष को x और y दोनों से मिलाना है, तो यहां देखिए मैं मिला रहा हूं, धीरे धीरे मिला रहा हूं। आप देखिए, ठीक है, अष्टफलकीय आकृति हमारे पास क्या है, यहां बनने लगेगी। ठीक है, अष्टफलकीय आकृति यहां बनने लगेगी। ये हमारे पास क्या है, अष्टफलकीय आकृति है, ऑक्टाहेड्रल।
ठीक है, ये इस तरीके की आकृति होती है, स्ट्रक्चर होती है। आप चाहें तो इसको गहरा भी कर सकते हैं, मैंने गहरा किया नहीं, ये ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी आकृति होती है, अष्टफलकी होती है। यहाँ पे 8 कक्षक होते हैं। कैसे बनती है, 2 तो डी कक्षक लो, 1 एस कक्षक लो और 3 पी कक्षक लो, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, अष्टफलकी आकृति यहाँ पे बन जाती है। क्लियर है। अब बात आती है इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल इसका क्या है, SF6, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, SF6। अगर हम इसके बारे में डिटेल में देखना चाहें तो डिटेल में भी देख सकते हैं। जैसे हमारे पास, जैसे आप देखिए हमारे पास जैसे हमारे पास सल्फर है, सल्फर का जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आप देखिए क्या होता है। अगर आपको याद होगा, आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 3s2 3p4। सॉरी, 3s2 3p4। s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ 2। p में कितने हैं, 1 2 3 4। और d वाला जो ऑर्बिटल है, d वाले को मैं नीचे बना देता हूं, 1 2 3 4। d वाला अभी तो खाली है, ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड स्टेट है। ठीक है। अब देखो, आपको पता है सल्फर को अगर बॉन्ड बनाने हैं, सल्फर को अगर कोवलेंट बॉन्ड बनाने हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही हमारे पास बॉन्ड बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। क्लियर है। तो जब इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी तो आप यहां ध्यान से देखना कि जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, इनमें से जो इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो कहां चले जाएंगे, वो डी वाले ऑर्बिटलों में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे बच्चा, डी वाले ऑर्बिटल में चले जाएंगे। अब ये वाला एस कक्षक, ये 3p कक्षक और ये 2d कक्षक आपस में क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे। आपस में क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे, मिल जाएंगे और नए ऑर्बिटल बनाएंगे, 6 नए ऑर्बिटल बनाएंगे। क्लियर है। तो ये 6 नए ऑर्बिटल हमारे पास बन गए। ये हमारे पास क्या हो गया, SF6 हो गया। ठीक है, 6 नए ऑर्बिटल बनेंगे। अब इन 6 नए ऑर्बिटल, ये 6 नए ऑर्बिटल बने, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सबों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये किसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, ये फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन, फ्लोरीन इनको क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। यहां देखिए 6 फ्लोरीन है, तो 6 फ्लोरीन 6 ऑर्बिटलों के साथ क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग कर लेंगे, अतिव्यापन कर लेंगे। क्लियर है, यहां ओवरलैपिंग हो जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है बच्चा। अब देखो यहां पे आगे आप देखिए, जब इसमें ओवरलैपिंग हो गई तो हमारे पास जो संरचना बन के आएगी वो इस तरीके से होगी, SF। ठीक है, सरल तरीके से आप बनाना चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो, वैसे जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, SF6 हो गया। क्लियर है, ये हमारे पास क्या हो गया, SF6 हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक संकरण और है, उसकी बात और हम करते हैं। ठीक है, तो किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है यहाँ। ठीक है, फिर हम इसको मिटा देते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। एक लास्ट हाइब्रिडाइजेशन और है, उसको हम कल पे क्यों छोड़े, उसको भी हम आज पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो वो भी हमारे पास क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो एक संकरण लास्ट जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है D3sp3। शायद आप में से कम लोगों ने ही इसके बारे में सुना होगा, हो सकता है, वैसे तो पढ़ाया होगा। तो D3sp3 या sp3d3। ठीक है, तो मैं इसको सीधे ही बता रहा हूं, यहां पे 3 तो d कक्षक होने चाहिए, 3d ऑर्बिटल प्लस 1 s ऑर्बिटल होना चाहिए, s कक्षक होना चाहिए।
ठीक है, प्लस 3 p कक्षक होना चाहिए। ठीक है, 3 d कक्षक, एक s कक्षक और 3 p कक्षक होने चाहिए, आपस में मिल जाएंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे। और आपस में मिक्स होकर क्या करेंगे, नए ऑर्बिटल बना लेंगे। 3 3 6 और 7, कितने ऑर्बिटल हो गए, 3 3 6 7 नए संकरित कक्षक, 7 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी बात हो गई d3sp3 या sp3d3 संकरण की बात हो गई। ठीक है, देखो यहां पे जो आकृति बनती है ना, यहां पे जो आकृति बनती है जब ऐसा संकरण होता है, वो बनती है पंचभुजीय, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। क्लियरली मैं बता दूं, यहां जो आकृति बनती है वो बनती है पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, यानी कि जिसमें 5 भुजा होती है ना। जैसे मैंने तो एग्जांपल पंखे का लिया था, आप समझ लीजिए पंखे में 5 पंखुड़ियां हैं वो, और उसके बाद एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, इस तरीके से है। जैसे मैं आपको क्लियरली बना के बता देता हूं थोड़ा सा। 5 भुजा का, पहले 5 भुजा की आकृति बना लेते हैं कोई। ये कोई पंचभुजीय है यहां, ठीक है, तो 5 ऑर्बिटल तो इस तरीके से होंगे। क्लियर है, उसके बाद एक ऑर्बिटल क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। क्लियर है, और एक ऑर्बिटल नीचे की तरफ होगा। तो मैं उसको देखो यहां पे थोड़ा सा बिगड़ जाएगा डायग्राम, है ना। तो एक ऑर्बिटल कैसे होगा, एक ऑर्बिटल, ये थोड़ा सा मैं साइड में बना देता हूं, एक ऑर्बिटल नीचे होगा, यानी कि 5 भुजा हो गई और एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया। तो ये क्या हो गया, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। ठीक है, अच्छा जो ये भुजा है, 5 भुजा है, इनके बीच में जो ये ऑर्बिटल है, इनके बीच में कितना एंगल होगा, 72 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर है, कितने का होगा, 72 डिग्री का एंगल होगा। और ये जो ऊपर और नीचे ऑर्बिटल है ना, आप सोचोगे सर ने कैसा टेढ़ा सा बना दिया। ठीक है, तो इसको सीधा बनाते हैं, 1 मिनट। इसको मैं ऐसे करता हूं, ये आप समझ लीजिए नीचे की तरफ है। ठीक है, नीचे की तरफ है। क्लियर है, ये नीचे की तरफ है। तो ये जो ऊपर और नीचे वाले ऑर्बिटल है ना, ये साइड वाले ऑर्बिटलों से कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और ये 5 भुजा वाले हैं, वो कितने का बनाते हैं, वो आपस में 72 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें बात आती है एग्जाम्पल की, कि इसमें कौन सा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल वो हम लेंगे, वो ले सकते हैं IF7। ठीक है, IF7। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आउटर सेल वाला देखते हैं, तो कुछ ऐसा ही होता है, 5s 5p 5d। ठीक है, क्लियरली मैं बता रहा हूं, s में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितने होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, यहां 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जितने क्लोरीन में होंगे, फ्लोरीन में होंगे, इससे ऊपर वाले ऑर्बिटल में होंगे, उतने ही इसमें होंगे। ठीक है, और डी वाला ऑर्बिटल क्या होता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, खाली होता है। अब इसको 7 बॉन्ड बनाने हैं, 7 बॉन्ड बनाने हैं, तो क्या करना पड़ता है, अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ भेजने पड़ते हैं, अपने जो इलेक्ट्रॉन हैं वो भेजने पड़ते हैं यहाँ। तो 3 4 5 6 7। ठीक है, उसके बाद ये s कक्षक, 3 p कक्षक और 3 d कक्षक, sp3 और d3, ये 7 ऑर्बिटल, ये 7 कक्षक आपस में क्या कर लेते हैं, अतिव्यापन कर लेते हैं, है ना। और 7 कक्षक मिलकर क्या बनाते हैं, 7 नए कक्षक बनाते हैं, जिनको हम बोलते हैं sp3d3। ठीक है,
एक ऑर्बिटल का नाम है ये, एक ऑर्बिटल का नाम sp3d3, दूसरे का भी sp3d3, तीसरे का भी sp3d3। इस प्रकार से ये हमारे पास कौन सा संकरण हो गया, sp3d3 हो गया IF7 का। ठीक है, इनमें सबों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद फ्लोरीन आएगा और फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देगा, इन ऑर्बिटल्स में दे देगा। ठीक है, और यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, IF7 बन जाएगा। IF7 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, तो वो भी यही होगा। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पे सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन, सारे के सारे संकरण यहीं पे कंप्लीट होते हैं। कल से हम एक नई थ्योरी, एक नए सिद्धांत पे चर्चा करेंगे, नए सिद्धांत की बात करेंगे। आज के लिए तो सिर्फ इतना ही है, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।